हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इस लिंक को जो क्लास स्टार्ट होने वाली है इसको आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट JEE बोर्ड्स और फाउंडेशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस चैनल का एक ही एम है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। सारे मटेरियल्स हम आपको फ्री में दे रहे हैं, सारे नोट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करा रहे हैं और रेगुलर टेस्ट सीरीज जो होगी वीकली बेसिस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्द यहीं पे इसी चैनल पे हम दे देंगे। बात करते हैं एनसीईआरटी रेडियो बुक्स की। एनसीईआरटी रेडियो बुक्स जो कि ऑडियो बुक्स सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा उसमें चेंजेस हम ये करेंगे कि जो 2 से 3 मिनट की जो सीरीज़ है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। 2 या 3 टॉपिक एक एनसीईआरटी रेडियो बुक्स में हम कवर करेंगे। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा और एक बार में आप ज़्यादा टॉपिक्स रिवाइज कर पाएंगे। और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि बोर्ड्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन की हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आप जाके सिंपली उसे चेक कर सकते हैं। बोर्ड्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे जाके आप उसे चेक करें और प्लीज़ आपकी क्या है सजेशन उसके बारे में तो आप प्लीज़ हमको देवें वहाँ पे। क्लास 10th के लिए हम बहुत ही जल्द क्लासेस लॉन्च कर लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। आज हम बायोलॉजी कैप्सूल्स फॉर नीट वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। एपिसोड 2 है आज। इस वाले एपिसोड में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। बेसिकली ये जो दोनों टॉपिक्स है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के, वहाँ से ये दोनों टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे तो सारे आपको डिसऑर्डर्स जितने एनसीईआरटी में है प्लस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और बीपी जो है बेसिकली ब्लड प्रेशर से क्या पूछा जाता है वो आपको यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना। उससे क्या होगा, सारे अपडेट्स आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। एक थोड़ा सा मैं सजेशन आपको ये देना चाहूँगा कि जो क्लास हम चल रही है कंटिन्यू, ये जो क्लासेस चल रही है, बायोलॉजी कैप्सूल्स हो गए या फिर डेली डोज फॉर नीट हो गया, तो उसमें आप जो है हैंड रिटन नोट्स साथ में बनाएं। क्लास के पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, पर पीडीएफ से ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप खुद के नोट्स बनाएं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होता है इसलिए आप बना सकते हैं, 10 से 12 मिनट का होता है और सारा आपको खुद की ओन लैंग्वेज में आप लिखें क्या एनसीईआरटी में दे रखा है, आपके अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, बीपी ब्लड प्रेशर, आप सभी इससे फेमिलियर होंगे, बीपी से, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली बात करेंगे पहले कि बीपी कहाँ पे लग रहा है, ये प्रेशर कहाँ पे लग रहा है। सिंपल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि एक मैं बात यहाँ पे इस स्लाइड पे बता देता हूँ कि कोई अगर ये पाइपलाइन जा रही है, पाइपलाइन इसे बेसिकली बोला है हमने, पर ये क्या है, ब्लड वेसल है एक टाइप की। इसे हम बोल देते हैं ब्लड वेसल। ये इसे अच्छे से समझना, आप एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। ब्लड वेसल, यहाँ से अगर ब्लड वेसल में कुछ फ्लो चल रहा है, जैसे कि ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होता है, तो ये फ्लो इसका ये डायरेक्शन चल रहा है। अब ये जो फ्लो चल रहा है, तो ये जो फ्लो है ये इसकी वॉल्स पे क्या है, प्रेशर जनरेट करेगा। ये वाला जो ब्लड है ये इसकी वॉल्स की तरफ, ये इस डायरेक्शन में ये एक प्रेशर जनरेट करेगा। इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। यहाँ पे इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है स्लाइड्स में आप देखेंगे। आप यहाँ पे ये देखिए कि प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स, ऐसा प्रेशर जो वॉल ऑफ वेसल्स के ऊपर लग रहा है उसे ब्लड प्रेशर बोला गया है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पर एम्स में पूछा गया था कि बीपी फर्स्ट मेजर्ड बाय हेल्स इन हॉर्स। हेल्स उस साइंटिस्ट का नेम है और हॉर्स के अंदर उसने पहली बार ब्लड प्रेशर को मेज़र किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के अंदर। और एक आता है कि बीपी मेजर्ड इन ब्रेकियल आर्टरी। हमको ये तो पता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है अपने यहाँ से आन के यहाँ से वो जो है करते हैं मेजर ब्लड प्रेशर को, पर कौन सी आर्टरी, वहाँ पे बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी को वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि एक सुपरफिशियल आर्टरी होती है बाय स्फाइग्मोमेनोमीटर। स्फाइग्मोमेनोमीटर जो होता है ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, तो स्फाइग्मोमेनोमीटर। ठीक है। अब एक बात करेंगे कि बीपी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पे हमने देखा ब्लड प्रेशर है तो 2 टाइप्स के बीपी यहाँ पे हो जाते हैं। एक होता है सिस्टोलिक बीपी, एक होता है डायस्टोलिक बीपी। ध्यान से समझना आप, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी को बोला गया है पंपिंग प्रेशर और डायस्टोलिक को बोला गया है रेस्टिंग फेज।
सुनना आप ध्यान से, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपने देखा होगा कार्डियक साइकिल में भी आप समझेंगे, और आप डेली डोज फॉर नीट में जाके चेक कर सकते हैं कार्डियक साइकिल वाला लेक्चर। सिस्टोलिक बीपी को बोला पंपिंग प्रेशर, और डायस्टोलिक बीपी को बोला हमने रेस्टिंग फेज। इसके बारे में कुछ बात करते हैं आगे। देखिए, सिस्टोलिक बीपी, एसबीपी हम इसको यहाँ पे बोल देंगे। बीपी बेसिकली ब्लड प्रेशर हो गया है यहाँ पे। एक डायस्टोलिक बीपी हो गया। कुछ रेंज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एनसीईआरटी में दे रखी है रेंज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के अंदर ये पूछा गया है, 2010 या 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी की क्या रेंज है। तो एसबीपी जो होता है वो आपकी होती है 120 होती है ये बेसिकली, और ये वाली जो होती है 80 होती है। 80 क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 120 mm ऑफ Hg। 120 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी की यूनिट होती है यहाँ पे, ये देखिए mmHg, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसकी भी यूनिट यही हो जाएगी डीबीपी की 80 mmHg। ये एक आपके लिए कि डिफ़ॉल्ट रेंज बना दी गई है कि 120-80 जो है नॉर्मल रेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ पे हम बात करेंगे आगे कि एनसीईआरटी में ये तो दे रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था 120 80 mm ऑफ Hg, यही आंसर गया था। और एक जो नॉर्मल रेंज मानी गई है वो हुआ है 120 प्लस माइनस 20 हो सकता है उसमें, या 80 प्लस माइनस 10 हो सकता है। इसे आप समझे, 120 प्लस माइनस 20 का मतलब क्या हो गया, 140 तक उसे नॉर्मल हम कंसिडर कर सकते हैं एज पर एज। और 80 प्लस माइनस 10 हो सकता है, उसमें 90 हो जाए या 70 हो जाए, तो उसमें कोई ज़्यादा आपके दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको याद कौन सा रखना है, ऑप्शंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन वहाँ पे दे रखे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपको प्रायोरिटी इससे देनी है, किसको, 120 80 को। बाकी ये वाली प्रायोरिटी भी आप दे सकते हैं 120 प्लस माइनस 20 80 प्लस माइनस 10 mm ऑफ Hg। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर, आप अगर टेस्ट सीरीज आपने कोई ज्वाइन कर रखी होगी तो मॉड्यूल में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्या कि पल्स प्रेशर क्या होता है, इसकी क्या रेंज होती है। पल्स प्रेशर जो है बेसिकली एस बी पी माइनस डी बी पी, ये फॉर्मूलाज हैं, सिंपल से याद रखने हैं, एस बी पी माइनस डी बी पी। सुने आप, 120 माइनस 80, एस बी पी की बात करें तो 120 था, डी बी पी की बात करें तो 80 था। पल्स प्रेशर हमारे पास में आ जाता है 40 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर, ठीक है ना, तो इसे याद रखना आप, 120 mm ऑफ Hg ये वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके आप साथ में नोट्स में लिखेंगे कि नीट और स्टार मार्क कर देंगे पल्स प्रेशर को। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, बात करेंगे हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की। देखिए, एक कोई रेंज बना दी गई है बीपी की कि 120 80 मान ले हम, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, या तो बीपी लो हो गई एकदम से तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हाई हो गई तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नॉर्मल हमको रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज में बीपी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर बीपी नॉर्मल रेंज से, सुनना ध्यान से, बीपी अगर नॉर्मल रेंज से ऊपर जा रही है, मीन्स अबोव जा रही है 120 80 के, एक जनरल बात करूँ मैं तो उसको बोला जाएगा हाइपर टेंशन। हाइपर मीन्स एक्सीड करना, बेसिकली अबोव जाना। हाइपर और हाइपो मीन्स नीचे बिलो आना। हाइपो में आप समझ रहे हैं हाइपरटेंशन। यहाँ क्या लिखा गया है, व्हेन कांस्टेंट बीपी मेजरमेंट इज मोर देन 140 90 mm Hg। 140 90 कैसे आया, प्लस माइनस वाला खेल है यहाँ पे, आपने जो पीछे देखा था। देन दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज हाइपरटेंशन, ठीक है। इट मेनली अफेक्ट्स हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ये जो लाइन है इतनी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आपके नीट में मैं अभी बताऊंगा कहाँ पूछी गई थी ये लाइन, इसलिए यहाँ पे ये मार्क की है रेड मार्क से, ठीक है ना। इट मेनली अफेक्ट्स हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं तो ये हार्ट पे अफेक्ट करता है, और कुछ वाइटल ऑर्गन्स होगा जैसे कि ब्रेन और किडनी पे। ये लाइन याद रखनी है, कौन सी, हाइपरटेंशन वाली। हाइपो की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस जो आपके मेजरमेंट आ रहा है उससे, अगर आप हाइपरटेंशन में उसमें बॉडी है अगर, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, कार्डियक एक्टिविटीज़ जो होगी बिकम एबनॉर्मल विच रिजल्ट इन हाइपरटेंसिव हार्ट। किसी पेशेंट, अगर कोई वीपी के पेशेंट होते हैं तो उनकी अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उनकी क्या होगा, कार्डियक एक्टिविटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल नहीं रहेगी, और उनका जो हार्ट होगा एक स्टेज में जाके वो हाइपरटेंसिव हार्ट बन जाएगा। वो जो हार्ट होगा हाइपरटेंसिव हार्ट उसे बोला जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे एम्स में पूछा गया था कि सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक, जिसे ब्रेन हिमरेज बोलते हैं हम, में रिजल्ट इन पैरालिसिस। ये वाली बात याद रखना, कहाँ से आया, क्यों आया, एम्स में पूछा गया था, यहाँ पे करना ज़रूरी था, ठीक है। ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हम सभी जानते हैं,
तो सेरेब्रोवेस्कुलर स्ट्रोक जिसे बोला जाता है उससे पैरालाइज होता है, ये बात आपको याद रखनी है। हाइपरटेंशन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे हाइपोटेंशन। देखिए आप हाइपोटेंशन की बात करते हैं तो व्हेन कांस्टेंट मेजरमेंट ऑफ बीपी इज लेस देन 100/70 देन दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज हाइपोटेंशन। दिस में रिजल्ट इन डिजीनेस एंड ब्लड विजन। हाइपोटेंशन बीपी लो हो रहा है तो उससे बोला जाता है बेसिकली डिजीनेस मीन्स बहुत ज़्यादा थकान होएगी और आपका जो आई विजन है वो भी ब्लड टाइप आपको लगने लगेगा और ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन में जो है ये आई पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, हाइपोटेंशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए आप नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे 2011 का और 1998 का। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, हमने यहाँ पे थ्योरी में देखा है, आप सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीपी क्या है। ठीक है, 130/90 mmHg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट 100/55 आइडियल नहीं हो सकता, ये तो गलत है, इसे आप काटेंगे पहले। 100/50 Hg मैक्स वन वेरी एक्टिव, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 190 110 Hg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। आ गई ना ये लाइन देखिए आप, अभी पीछे देखी थी हमने ये वाली लाइन, वाइटल ऑर्गन्स वाली लाइन हमने अभी यहाँ पे देखी थी। मैं बता देता हूँ आपको, ये वाली लाइन देखी, ये पूछा गया 2011 में, ये वाली लाइन। इसलिए ही कह रहा हूँ कि एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आप स्लाइड्स में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद में ये स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर करी गई है, तो इन्हें अच्छे से करेंगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है इसका आंसर हो जाएगा। 2011 में ये पूछा गया था। ठीक है, 190 110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। चलो ठीक है, ये +4 इतनी सी बात थी और हमारे +4 हो गए आंसर। ठीक है ना, ऐसे ही हमको सारे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके एमसीक्यू करने हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है, एन एडल्ट ह्यूमन विथ एवरेज हेल्थ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर S/D, ये याद रखना S/D की बात कर रहे हैं यहाँ पे। NCERT बेस मानिए 120 H अबोव 80 जाएगा। ठीक है ना, 120 80 120 80 mmHg, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। तो यहाँ से भी हमको मिल गए +4। थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से ये देखिए तैयार हो गए आपके, है ना। तो इतना सिंपल कभी पूछ लिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हमने अच्छे से नहीं किया, वो नहीं किया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया। आप सिर्फ स्लाइड्स करें, हम जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो करें, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, अच्छे से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आप चेक करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बने गए थे बीपी के बारे में। अब हम एक बात करेंगे, जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्लास को स्टार्टिंग से देखना, एंड तक बीच में स्किप मत करना, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा एंड तक उसे समझे, नोट्स बनाए साथ में और एनसीईआरटी सामने खुली रखना। CAD की हम बात कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे बेसिकली बोला जाता है CAD। इसी को बोला जाता है अथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस अलग होता है, इसे बोला जाता है अथेरोस्क्लेरोसिस, ये याद रखना आप। CAD को अथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। In this case, blood vessels which supply to the heart mainly affected, and in the lumen of these arteries there is a deposition of cholesterol fat। ये देखिए हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, deposition of cholesterol fat, calcium ions and fibrous tissues, so lumen become narrow। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपके कोरोनरी आर्टरी बेसिकली यहाँ पे बात की गई है, वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स जो आपके हार्ट तक सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पे उनके ल्यूमेन में इनसाइड की तरफ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, वहाँ पे कैल्शियम आयंस भी वहाँ पे आ जाते हैं, फाइब्रस टिश्यूज भी वहाँ पे आ जाते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है। ठीक है ना, देखिए अथेरोस्क्लेरोसिस की यहाँ पे बताया गया है, आर्टरी नैरोड बाई प्लेग। प्लेग इन्हीं को बोला गया है, डिपोजिशन को। यहाँ पे ये देखिए आप, बहुत कम स्पेस बचा है, ब्लड फ्लो कहाँ से होगा, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। यहाँ तो पूरा 100% ये क्लियर है, पर यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो गया है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा। ये एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे भी बताया गया है। तो यही याद रखना है कि किन किन का डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम आयन एंड फाइब्रस टिश्यूज। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट्स आप याद रखना। क्या बोला जाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं, आगे क्या आता है हमारे लिए, एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना को ही बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। बात करेंगे सडन एक्यूट चेस्ट पेन। सडन पेन होगा, बहुत तेज पेन होता है हार्ट के अंदर, व्हेन देयर इज नो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल। क्या होता है कि हार्ट मसल पंपिंग चल रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है हमारी ब्लड को, ठीक है। अब वहाँ पे अगर
माइन्यूट माइनर सेकंड्स के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई प्रॉपर, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। इसी कंडीशन को बोला जाता है एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना कैन अकर्स इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट यूजुअली अकर्स इन द मिडिल टू एल्डर एज्ड पर्सन। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, पर यूजुअली किस में होता है, मिडल से जो एल्डर एज के पर्सन होते हैं वहाँ पे ये कोज होता है एंजाइना। यहाँ पे आप देखेंगे इन दिस केस ब्लड सप्लाई रिड्यूस टू द हार्ट मसल। ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे पूरी नहीं पहुँच पाएगी, कहाँ पे, हार्ट मसल्स तक। मेन इसका आपको याद रखना है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मीन्स क्या बताऊँ इस लाइन के लिए, बहुत ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे हाईलाइट करेंगे हम कि नो ऑक्सीजन सप्लाई, सीधा पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं जा रही, क्या बोला जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस। कंफ्यूज नहीं होना है एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है। और ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई वैसे भी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी पूरी नहीं जा रही है। ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस हो रही है उस कंडीशन को बोला जाएगा इस्मिया, इस्सीमिया, ठीक है ना। ये याद रखना आप ये वर्ड, कि हार्ट के अंदर अगर ब्लड सप्लाई जो है रिड्यूस हो गई तो इस्सीमिया बोला जाएगा उसे। ये पर्सन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको सडन एक्यूट चेस्ट पेन हुआ है, ये देखिए आप, ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे ब्लॉकेज भी आ जाता है कई बार। और यहाँ पे ऑक्सीजन, मेन रीज़न ये है कि ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुँच पाई हार्ट के अंदर, वहाँ पे जो पंपिंग चल रहा था वो स्लो हो गया और वहाँ पे एक्यूट चेस्ट पेन होगा। एक्यूट चेस्ट पेन पे हाईलाइट करें, एक्यूट, सिर्फ ये वर्ड दे देंगे तो आपको जाना है एंजाइना पेक्टोरिस पे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। बात करेंगे सडन एक्यूट सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन विच रेडिएट लेफ्ट लोअर जॉ एंड लेफ्ट आर्म इज अ सिम्टम ऑफ एंजाइना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हार्ट की अगर किसी को पेशेंट को अटैक आता है एकदम, हम बात करें तो लेफ्ट आर्म जो है बेसिकली वो उस पर इफेक्ट आता है लेफ्ट आर्म पे, और लेफ्ट जो है वहाँ पे थोड़ा सा रेडिएट कर जाता है वो, ये बात यहाँ पे बताई गई है। एक आपके पास में आता है हार्ट फेलियर। ध्यान रखना, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है, सीएडी हो गया है, सभी अलग अलग है। एंजाइना पेक्टोरिस में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, हार्ट फेलियर की हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड इन द बॉडी टिश्यू अकॉर्डिंग टू द डिमांड। हार्ट का क्या काम है बेसिकली, ये पंपिंग करता है ब्लड की ये पंपिंग कर रहा है। और अगर किसी वक्त हार्ट अगर पंपिंग नहीं कर पाया जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ब्लड की, तो उसे उस केस में क्या होगा, हार्ट फेलियर हो जाता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये भी पूछा जाता है, नीट में पूछा गया था। क्योंकि इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि लंग्स में कंजेशन होना ही इसका मेन सिम्टम होता है। कंजेशन इन द लंग्स इज द मेन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। इन दिस केस एसएन नोड डू नॉट वर्क्स प्रॉपरली। एसएन नोड जो साइनो एट्रियल नोड था, हम इसका भी डिस्कशन करेंगे, इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी आपके लिए वही होगी, एसएन नोड, एवी नोड, सारा उसमें हम ह्यूमन हार्ट में क्लियर कर देंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी अरेस्ट या फिर कार्डियक अरेस्ट जिसे बोला जाता है, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सडन स्टॉप हो जाती है बीटिंग, ठीक है ना। व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग देन दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज कार्डियक अरेस्ट। बीटिंग करना एकदम स्टॉप कर देवे किसी कंडीशन में तो उसको बोल दिया जाता है कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। एक आता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक जिसे बोला जाता है, इसे एमआई भी बोल दिया जाता है। एमआई फोन नहीं है यहाँ पे, एमआई मीन्स हो गया मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। सडन डैमेज ऑफ कार्डियक मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स जो है उनका डैमेज हो जाना, उसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। इन दिस केस देर इज अ कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है कोरोनरी आर्टरी। बहुत कम चांस रहते हैं कि फर्स्ट अटैक में तो बेसिकली पता भी नहीं पड़ता है, कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं पड़ता है उनके अटैक आ चुका होता है। बाद में जब होता है नेक्स्ट उसका जो है वापस अटैक होता है तब पता लगता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में बेसिकली क्या है कि व्हेन एनी डिफेक्ट और ब्लॉकेज इन द कंडक्शन पाथवे and due to this there is no impulse transmission then this condition is termed as heart block। यहाँ ये हो रहा है कि जो हार्ट में कंडक्शन पाथवे हैं, हम देखेंगे पुरकिंजे फाइबर्स हो गए या फिर ऐसे नोड से हेवी नोड कैसे आ रहा है, कहाँ पे डीले हो रहा है, कहाँ पे कितना इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है 0.सेकंड्स के लिए, तो भी उसे बोला जाएगा हार्ट ब्लॉक। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी कंडक्शन पाथवे ब्लॉक हो जाएगा और इम्पल्स ट्रांसमिशन रुक जाएगी, उसी को बोला जाता है हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रोक अदाम सिंड्रोम या फिर वेंट्रिकुलर एस्केप। स्ट्रोक एडम सिंड्रोम और वेंट्रिकुलर एस्केप जो इसी ये भी एम्स में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे देखना जरूरी है।
व्हेन इम्पल्स डिले अकर्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स फ्यू सेकंड्स से ये कुछ घंटे तक भी हो सकती है, तो इससे बोला जाता है वेंट्रिकुलर एस्केप। ये बताया गया है कि जो इम्पल्स से आपके ट्रांसमिट करती है ऐसे नोड से एवी नोड, अगर आप जानते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। व्हेन इम्पल्स डिले, अगर उस इम्पल्स में डिले हो जाता है ऊपर से नीचे आने में, ऐसे से एवी में आने में, तो इसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर एस्केप। एक कंडीशन आती है वेरिकोज वेन। देखिए वेरिकोज वेन हो गया या ये जो है वेंट्रिकुलर एस्केप, आप देखेंगे ये हमारे नहीं है सिलेबस में, पर हमको एम्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जाके आप चेक करेंगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे। डायरेक्ट पूछा गया है कि इम्पल्स डिले हो गया एक पर्सन के, तो उसे क्या बोला जाएगा उस कंडीशन में, उसे क्या कोज हो जाएगा, बेसिकली वेंट्रिकुलर एस्केप वहाँ पे आंसर गया था। वेरिकोज वेन हमारे पास में आता है। वेरिकोज वेन में क्या है कि डिफेक्ट्स हो जाता है वाल्व्स ऑफ वेन में। वेन्स में क्या है, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ लोअर लिम्स लेग्स। अपर लिम्स जो होते हैं हैंड्स होते हैं, लोअर लिम्स जो होते हैं लेग्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वेन्स के जो वाल्व्स होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो इस केस में जो है आपके वेन्स जो होती है इरेगुलर हो जाती है शेप के अंदर, और ये प्रॉब्लम हो जाती है वेरिकोज वेन। बेसिकली बहुत ज़्यादा जो खड़े रहते हैं दिन भर, मीन्स वर्किंग प्रोसेस में रहते हैं, उनमें स्टैंडिंग लॉन्ग रेगुलर स्टैंडिंग पर्सन में ये वेरिकोज वेन देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, पर बहुत ज़्यादा पेन करता है, ये नीचे तक पूरा रेडिएट कर जाता है लेग्स में, है ना, तो इसे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है वेरिकोज वेन भी। तो आज की क्लास यही थी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना। और एक बात और मैं आपसे 2 मिनट लूँगा कि ये जो स्लाइड्स से हम क्लास ले रहे हैं, आपको कौन से क्लास में ज़्यादा मीन्स अच्छा लगता है कि ये पेन पेपर वाली चलाएं, उससे आप, मेरे को ज़्यादा सजेशन उसका है पेन पेपर वाली के, बिकॉज उसमें क्या है कि आप साथ में नोट्स बना सकते हैं। इसमें स्लाइड्स होती है, स्लाइड्स का PDF भी हम वैसे दे देंगे आपको, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। बाकी पेन पेपर पे नेक्स्ट क्लास आपकी लगाएंगे, उसके बारे में आपके लिए थोड़ा सा सजेशन हमको चाहिए। और चैनल पे प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ हमारे लिए कमेंट्स करें आपकी कैसी आपको ये क्लास लगी है। चैनल को आगे शेयर करें, उससे थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है। और NCERT ऑडियो बुक सीरीज़ देखना ना भूलें, उसका आई बटन में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई एम साइनिंग आउट।